गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज जो हमारी क्लास है हमारी उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा प्रताप को। अभी हम जो है सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने उदय सिंह के जो युद्ध थे उनके बारे में पढ़ा और जैमल फत्ता को पढ़ा। इसके बाद में अब पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप। तो हम ये देखते हैं कि जब उदय सिंह की मृत्यु होती है, व्हेन उदय सिंह डाइड ही डिक्लेयर्ड जगमाल एज हिज हायर। किसको बनाते हैं वो? जगमाल को अपना हायर बना देते हैं, पहले घोषित कर देते हैं कि मेरा हायर, मेरा सक्सेसर कौन रहेगा? जगमाल। लेकिन उसके आगे अपने नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा है। लेकिन उत्तराधिकार जब जगमाल के पास था तो महाराणा प्रताप राजा कैसे बनता है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जो डेट ऑफ बर्थ है वो होता है 9 मई 1540। 9 मई 1540, 9 मई 1540। कहाँ पर? बादल महल, कटारगढ़। महाराणा प्रताप वॉज बोर्न एंड एट बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़। कटारगढ़ इज ए पार्ट ऑफ कुंभलगढ़, यू नो। जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था वो क्या, कौन सा था? कटारगढ़। कटारगढ़ है कहाँ पर, कौन से फोर्ट में है? क्वेश्चन बन सकता है। सो यू हैव टू नो इट, कुंभलगढ़। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होना चाहिए, कुंभलगढ़। ठीक है। और यही जो महाराणा प्रताप हैं, व्हाट वाज हिज फेमस नेम अमंग हिज चीफटेन्स? भील्स। भीलों के बीच में, सरदारों के बीच में जो है, इनका किस नाम से थे? तो आप लिखेंगे फेमस विद द नेम कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, प्रसिद्ध नाम जो है वो क्या था? कीका। ये नाम रहा, फेमस विद द नेम कीका। महाराणा प्रताप का जो नाम है वो क्या था? कीका था। माता का नाम हमने कल पढ़ लिया था। कोई जीजाबाई कहता है, कोई जयवंता बाई सोनगरा थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, पाली वाले की। ये आपने कल पढ़ा था, डॉटर ऑफ अखेराज सोनगरा। हु वाज द मदर ऑफ महाराणा प्रताप? जयवंताबाई सोनगरा। हु वाज फादर ऑफ महाराणा प्रताप? एज यू ऑल नो, उदय सिंह। राइट। ये है महाराणा प्रताप के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो उदय सिंह वन ऑफ द हिज फेवरेट क्वींस भटियानी रानी। और वो जो भटियानी रानी थी उनका एक पुत्र हुआ करता था। सन ऑफ भटियानी रानी वॉज जगमाल। ही डिक्लेयर्ड जगमाल एज ए हायर, बट जगमाल वॉज नॉट एलिजिबल। योग्य नहीं था। किसने कहा ये बात? जगमाल वॉज नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू चीफटेन्स। जो सरदार थे उनके उस समय के, वो ये कहते हैं कि भाई इसको बना तो दिया है राजा साहब ने, पर जैसे ही उदय सिंह की डेथ हो जाती है, ये क्या कहते हैं? ये कहेंगे कि हम जो हैं इनको, जगमाल जो है सही आदमी नहीं है, राजा के लायक नहीं है, तो हम किसका करेंगे? कोरोनेशन। कहते हैं महाराणा प्रताप का कोरोनेशन हम करेंगे। ये कौन कहते हैं? इनके चीफटेन्स कहते हैं। सो कोरोनेशन ऑफ महाराणा प्रताप टूक प्लेस। कोरोनेशन ऑफ प्रताप, महाराणा बाद में बन गए थे, प्रताप टूक प्लेस। प्रताप का जो कोरोनेशन होता है वो इन चीफटेन्स के द्वारा ही किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? गोगुंदा। गोगुंदा में डेथ होती है उदय सिंह की, और वहीं पे डेथ होने के जस्ट बाद में जैसे ही उनका फ्यूनरल वगैरह कंप्लीट हो जाता है, ये क्या करते हैं? गोगुंदा के अंदर ही राणा प्रताप का कोरोनेशन कर देते हैं, राज तिलक कर देते हैं। और यहाँ पे अकबर नाराज हो जाता है। कौन आया? सॉरी, अकबर क्या, जगमाल। कौन नाराज हो जाता है? जगमाल। और जगमाल नाराज होकर कहाँ चला जाता है? वेंट इनटू अकबर्स शेल्टर। अकबर की शरण में कौन जाता है? जगमाल। यहाँ से रूठता है और फिर जाता है
अकबर की शरण में। और जब ये कोरोनेशन होता है उस समय एज क्या होती है आपको पता है? उदय सिंह की डेथ कब हुई थी? 72 में। बर्थ कब है? 40 में। तो एज कितनी होगी? 32 ईयर्स, यानी कोई बच्चा नहीं था। मेवाड़ वालों के अंदर ये राजा ऐसा था, जब राजा बनता है तब बच्चा नहीं था, वयस्क हो गया था अच्छा खासा। ठीक है, अच्छी खासी उम्र के अंदर राज मिलता है। और राजा बनते ही ये क्या करता है बंदा? ये एक प्लेज ले लेता है। क्या प्लेज लेता है? ये अडोप्टेड ए प्लेज, और 2 के प्लेज कुछ भी लिख सकते हो। ये एक प्लेज एक प्रतिज्ञा लेता है। क्या प्रतिज्ञा लेता है? आई विल ले ऑन ग्राउंड एंड नॉट ईट इन सिल्वर एंड गोल्ड यूटेंसिल्स। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा क्या थी इनकी? आई विल ले ऑन ग्राउंड, मैं जमीन पे सोऊंगा, एंड नॉट ईट इन यूटेंसिल्स। सोने चांदी तो क्या ये कहते हैं कि बर्तन में भी भोजन नहीं करूंगा। कब तक? अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आई विल गेट और स्नैच मेवाड़ बैक फ्रॉम मुगल्स। ये कहते हैं जब तक मुगलों से अपना मेवाड़ नहीं छीन लूंगा, मैं जमीन पे सोऊंगा और बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। सो ये जो थ्रोन, जो सिंहासन महाराणा प्रताप को मिलता है, ऐसा कहा जाता है और राजाओं की तरह वो सिंहासन ना होके इट वाज ए थ्रोन ऑफ स्पाइक्स। क्या कहते हैं इसको? थ्रोन ऑफ स्पाइक्स, शूलों से भरा हुआ, कहते हैं कांटों का सिंहासन महाराणा प्रताप को मिला था। थ्रोन ऑफ स्पाइक्स कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को जो सिंहासन मिला वो कांटों का था। और कहते हैं कि इनका जो है कौन किया करता था? राज तिलक कौन किया करता था? स्वॉर्ड, यानी कमर में एक तलवार बांधी जाती थी, तो टाइड स्वॉर्ड बाई चुंडावत। जो चुंडावत थे वो तलवार बांधा करते थे मेवाड़ महाराणाओं के जब राज तिलक होता था। तो इनके जो तलवार बांधी जाती है महाराणा प्रताप के, सो स्वॉर्ड वॉज टाइड बाई रावत। क्या नाम था रावत का? कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? रावत कृष्णदास चुंडावत। ये जो है रावत कृष्णदास चुंडावत इनके तलवार बांधते हैं। और उसके बाद में थ्रोन ऑफ स्पाइक्स इसको कहा जाता है। रावत ये तलवार बांधते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जो मिलता है वो क्या मिलता है? अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट मिलता है, और अनऑर्गेनाइज्ड ही आर्मी मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो वीक हो जाती है। क्या वीक होती है? फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि लड़े थे उसके बाद जंगलों में रह रहे थे, फाइनेंस था कहाँ? अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है क्योंकि इनके जो सैनिक थे उनके पास भी ढंग के हथियार वगैरह थे नहीं, तो आर्मी भी अनऑर्गेनाइज्ड ही थी। उस टाइम बंदूकें बहुतायत में आ गई थी, पर इन वालों के पास नहीं होती थी, ये बेचारे बर्छे भाले लेके ही घूम रहे थे। तो वीक फाइनेंशियल कंडीशन, ये एक प्रॉब्लम आ गई इनके सामने। और दूसरा था अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट और अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? एक इनके आसपास का जो रीजन होता है, कौन कौन सा? एक तो चित्तौड़, एक होता है मांडलगढ़। ठीक है, इनके आसपास में रीजन कौन कौन से होते हैं? चित्तौड़ होता है, मांडलगढ़ होता है, बदनौर होता है, बागौर होता है। और ये जो रीजन्स थे ना सारे, इसके अंदर आपके जहाजपुर भी आ गया, ये जो सारे रीजन्स थे ये अंडर मुगल्स थे। किसके अंडर में हुआ करते हैं? मुगल्स के। तो यहाँ पे कौन राज कर रहा था? ये क्षेत्र किसके अधीन थे? मुगल्स के। जब इतने क्षेत्र, यानी आपके चारों तरफ कौन कौन बैठे थे? मुगल्स ही मुगल बैठे हुए थे। लेकिन ये जो बीच में राज कर रहे थे, कौन? महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र था वो बीच में था, ये परेशान कर रहे थे मुगलों को। सो अकबर सेंट 4 टीम्स, अकबर ने 4 टीमें भेजी थी, एक नहीं।
अकबर कोशिश कर रहा था आखिर तक कि किसी न किसी तरह ये जो है हमारे सबऑर्डिनेट, अगर ये बंदा हमारे सबऑर्डिनेट हो जाए ना तो आनंद आ जाए। ठीक है, तो अकबर ने इनके लिए कितने टीमें भेजता है? अकबर सेंट 4 टीम्स टू कन्विंस महाराणा प्रताप। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अकबर सेंट 4 टीम्स टू कन्विंस महाराणा प्रताप। कब कब और कैसे कैसे अकबर ये 4 टीमें भेजता है? देखो ये तो कंफर्म हो गया, अकबर सेंट कितने टीमें? 4। अकबर 4 टीमें भेजता है, यानी 4 वो शिष्टमंडल बना के भेजता है कि रे इसको मना लो रे किसी भी तरह से, जैसे ये माने तो मनाओ इसको। तो जो पहली टीम आती है, फर्स्ट टीम आती है 1572 में, और ये टीम किसकी है? कौन आ रहा है इस टीम में? जलाल खान आ रहा है। फर्स्ट टीम में कौन आया मनाने के लिए? जलाल खान। तो जलाल खान को महाराणा प्रताप कुछ नहीं मानते। फिर ये सोचते हैं कि भाई अगर अपने हो सकता है जलाल खान से नहीं माना हो, सो लेट्स सेंड ए राजपूत किंग। अकबर ये सोचता है एक किसी राजपूत राजा को भेजते हैं। तो फिर सेकंड टीम जाती है। सेकंड टीम में कौन जाता है? मान सिंह। फर्स्ट कौन जाता है? मान सिंह फर्स्ट। कब? 1573 और जून 1573 के अंदर मान सिंह जाता है सेकंड टीम में। फिर भी नहीं मानता महाराणा प्रताप, कहता है ना जी आपने मान ली, आपकी आप जानो, हम तो नहीं मानेंगे। फिर ये सोचता है शायद किसी बुजुर्ग को भेज के देखते हैं। सो लेट्स सेंड ए एज्ड पर्सन, कि किसी उम्रदराज को भेजें, शायद वो समझा सके। तो जो थर्ड टीम जाती है, ये भी 1573 में जाती है। यहां पे कौन जाता है? भगवान दास। कौन जाता है? भगवान दास। कौन सा भगवान दास? मानसिंह का बापू। यहां पे भेजते हैं ये भगवान दास को। ठीक है, 1573 में ये जाती है, लेकिन ये वाली है ना, ये तो चली जाती है जून में, और ये वाली जो भेजते हैं ये भेजते हैं अक्टूबर के अंदर। तो ये 1573 अक्टूबर के अंदर भगवान दास जाते हैं। भगवान दास चले गए। अब आ गई 4th टीम। भगवान दास से भी नहीं मानती महाराणा प्रताप कि ना भाई अधीनता तो स्वीकार करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी आ जाओ। तो फिर इनके एक जो नवरत्न माने जाते हैं ना अकबर के, उन नवरत्नों के अंदर एक बड़े सारे रत्न होते थे, कुंटल 1.5 कुंटल के, टोडरमल। इन टोडरमल को भेजता है ये कि भाई आप मना लो। ये टोडरमल भी 1573 में ही जाते हैं, ये जाते हैं दिसंबर में। अब इनके अगर टीम्स की बात करते हो ना आपकी ये जो अकबर ने टीम भेजी थी वो कब कब भेजी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1572 में सिर्फ एक ही जाती है, जलाल वाली। बाकी ये जो राजपूतों वाली टीम गई थी ना दोनों, ये मान सिंह वाली 73, भगवान दास 73 अक्टूबर में, और ये दिसंबर में जाता है कौन? टोडरमल। तो इस तरीके से ये जो 4 टीम्स हैं ये जाती है महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप इनसे नहीं मानते हैं कि भाई साहब आपने अगर मान रखी है अधीनता तो आप जानो जाने आपका कर्म धर्म। महाराणा प्रताप कम से कम अधीनता तो स्वीकार नहीं करेगा। जो होना है सो हो जाए, बाद की बाद में देखेंगे। तो इसके बाद में जब अकबर के ये समझ में आ जाती है कहानी कि बंदा मानेगा तो नहीं, अब इसको कैसे मनाया जाए। और इसके बाद में महाराणा प्रताप एक यूनियन भी बना लेते हैं। महाराणा प्रताप फॉर्म्ड एन यूनियन, एक यूनियन बनाते हैं महाराणा प्रताप। यूनियन में कौन कौन होता है? देखो यूनियन के अंदर होता है आपका ग्वालियर, मारवाड़ और सिरोही। देखो यूनियन के अंदर होता है ग्वालियर, मारवाड़, सिरोही, और इसके अंदर अफगान्स भी हो जाते हैं। अफगान्स कहते हैं साहब हम भी रल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अफगान्स भी
ग्वालियर, मारवाड़, सिरोही के साथ साथ अफगान्स भी इस यूनियन में मिल जाते हैं, क्योंकि हराते किसको हैं ये मुगल जब आते हैं तो अफगानों को हराते हैं, अफगानों को निकालते हैं यहाँ से। तो उन अफगानों के चक्कर में ये अफगान कोई शासक जो एक दो बच्चे खुचे थे वो भी इनके साथ में मिल जाते हैं। अब इसके बाद में होता है भाई 73 तक तो ये टीम 2 में भेज भाज के दाप जाता है कि नहीं मानने का, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर फाइनली तैयारी करता है। अब कैसे मनाए, ऐसे तो मानेगा नहीं बैटल से, लेकिन उससे बैटल करने से सब डरते थे। ये सारे उनके पास में भील हैं, और अकबर जो है ना वो थोड़ा से धूर्त तो ये सारे ही थे, चतुर आदमी थे, ठीक है। लेकिन अकबर को एक तो क्या है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई वो जो है विश्वासघाती नहीं मिल पा रहा था। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी अकबर के कि महाराणा प्रताप के वालों में कोई उसको विश्वासघाती नहीं मिल रहा था कि जो घात कर ले और उसके बाद में उसको जितवा दे। तो ऐसे करते कराते उसको जैसे तो धीरे धीरे करते करते टाइम जो है निकलता चला गया, और 76 में फाइनली वो निर्णय करता है कि अब तो अटैक करना ही पड़ेगा, और एक अच्छी आर्मी बनाता है, ज़बरदस्त वाली बहुत विशाल आर्मी बनाता है, बड़े बड़े कमांडर्स होते हैं उसके अंदर। तो जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी सजता है, लिखेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब सजता है, 1576 के अंदर। डेट यही रहेगी 1576 के अंदर। अकबर क्या करता है, एक यूज आर्मी लेकर के आता है। क्या लेके आता है, यूज आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर के और कूच करता है। खुद तो नहीं आता है लेकिन एक बहुत बड़ी आर्मी भेजता है, और उस आर्मी के अंदर सबसे पहले बंदा होता है मान सिंह। कौन मेन आदमी है, मान सिंह। राजपूतों में तो कौन है, मान सिंह है उसके अंदर। और कमांडर कौन है, एक बख्शी। बख्शी क्या नाम है बख्शी का, बख्शी गफ्फी खान। क्या नाम था बख्शी का, गफ्फी खान। बख्शी जो है वो उनका रक्षा मंत्री हुआ करता था, मुगलों का सैन्य प्रभारी। तो एक तो बख्शी गफ्फी खान खुद आता है कमांडर बन के, यानी डिफेंस मिनिस्टर जो है वो खुद आ रहा है। दूसरा है शाह गफ्फी खान, ये कमांडर्स देख लेना, एक बख्शी गफ्फी खान है, एक है आपका शाह गफ्फी खान, एक कमांडर ये है। तो ये दो तो गफ्फी खान हो गए कमांडर। कौन, एक बख्शी गफ्फी खान और दूसरा कौन सा है, शाह गफ्फी खान। तीसरा फिर बख्शी है, मीर बख्शी, मारे उड़ता पक्षी। कौन है, मीर बख्शी। ये आर्मी आती है, ठीक है। एक है इसमें कमांडर है आपका असफ खान, एक होता है जगन्नाथ कछवा। क्या नाम है, ये दो तो हो गए राजपूत, जगन्नाथ कछवा और मान सिंह। ये कौन हो गए, ये तो हो गए राजपूत। एक और होता है इसमें मुजाहिद खान। ये इतने कमांडर्स आते हैं, यानी अकबर का लगभग जो है ना पूरा झाजी बेड़ा सा ही आ जाता है। बड़े बड़े सब जो रक्षा मंत्री छंत्री सबको भेज देता है कि कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, इसको हरा के आ जाना, ठीक है। तो मान सिंह तो हेड बनाता है। मान सिंह क्या होता है, आर्मी का हेड बना के भेजता है मान सिंह को, ठीक है। लीडरशिप जो होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे मान सिंह की लीडरशिप मान सिंह कर रहा है। लेकिन कमांडर्स कौन कौन आ रखे हैं, ये कमांडर्स आ गए। बख्शी गफ्फी खान आ जाता है, शाह गफ्फी खान आ गया, मीर बख्शी आ गया, आसफ खान आ गया, जगन्नाथ कछवा आ जाता है और मुजाहिद खान आ जाता है। ये सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं। और कैंप कहाँ पर लगाते हैं, मोलेला कला नाम पढ़ा होगा आपने, आर्ट, मोलेला आर्ट पढ़ते हो ना, वही एक विलेज है। विलेज इज नोन एज मोलेला। मोलेला विलेज के अंदर ये अपना कैंप लगा देते हैं। और इनके ऑपोजिट प्रताप भी अपना कैंप लगा देते हैं। तो प्रताप का कैंप कहाँ होता है, लोसिंग। कहाँ होता है, लोसिंग, ये जगह है। प्रताप का जो कैंप लगता है वो लोसिंग में लगता है, और इनका कैंप होता है मोलेला के अंदर। अब इसकी जो डेट है ना, डेट में कंफ्यूजन है
हिस्ट्री कहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी थी ऊपर, इसकी डेट में कंफ्यूजन है। एक डेट तो बनती है आपकी जून 18 1576, और एक बंदा है ना वो डेट दे के गया जून 21 1576। अधिकारिक इसको माना जाता है, पर कई बार पूछ लेते हैं जून 21 ये कौन कह रहा है, ये गोपीनाथ शर्मा ने दिए ये डेट। बाई चांस कसूते पर्सन आ जाते हैं भाई साहब, गोपीनाथ शर्मा की अगर डेट पूछते हैं ना, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन सी तारीख है, तो ये 21 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गोपीनाथ शर्मा कहता है ये 21 जून को हुआ था। अब इसी बैटल के अलग अलग नाम भी हैं। अलग अलग नाम कैसे बताओ, कि जो भी इतिहासकार थे ना साथ में आए थे, वो इसको अलग अलग बैटल का इसका जो नामकरण है ना वो अलग अलग कर देते हैं। कोई इसको कुछ कहता है, कोई इसको कुछ कहता है। ऐसे ही एक नाम आता है आपका बैटल ऑफ खमनोर। क्या नाम आता है, इसी के जो नामकरण होते हैं उनके अंदर एक नाम इसको दे दिया जाता है, ए नेम इज गिवन एज बैटल ऑफ खमनोर, यानी बैटल ऑफ खमनोर भी यही है। अब ये कहेंगे जी बैटल ऑफ खमनोर इसको कहा किसने था, तो बैटल ऑफ खमनोर जो है इसको कहता है अबुल फजल। कौन कहता है, अबुल फजल कहता है। और कहां पे, अकबरनामा के अंदर कहता है, अबुल फजल कहता है। और कब कहता है, अकबरनामा के अंदर इसका क्या नाम दिया गया है, बैटल ऑफ खमनोर। अब आ गया बैटल ऑफ गोगुंदा। दूसरा नाम आपका क्या आता है, बैटल ऑफ गोगुंदा। बैटल ऑफ गोगुंदा ये कौन कहता है, बदायूनी। बदायूनी का पूरा नाम क्या था, अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम है, याद रखना, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये बदायूनी का नाम होता है। तो बैटल ऑफ गोगुंदा इसको किसने कहा है, बैटल ऑफ गोगुंदा, नेम बैटल ऑफ गोगुंदा गिवन बाय बदायूनी, या हाँ कंप्लीट भी आ जाता है कई बार, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। और इसके बाद में एक नाम इसका और आ जाता है, थर्मोपल्ली। क्या आ गया, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़। कौन कहता है, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़। हल्दी घाटी को कहा गया है, ध्यान रखना। थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ पे अगर क्वेश्चन आता है तो छोटे एग्जाम्स में तो आ ही जाता है। और कहा किसने है, तो ये है कर्नल जेम्स टॉड। लोग तो फादर कहते हैं, मैं कहता हूँ ग्रैंड फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। अगर राजस्थान हिस्ट्री को कोई आदमी वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाने वाला है कि पूरी दुनिया ने जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा था, वो इतिहास दुनिया को पढ़ाया था कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड से पहले ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने पूरी दुनिया को इतिहास पढ़ा दिया हो, ठीक है। तो अब ये तो आ गया आपका कि बैटल के नाम क्या है, अकबर ने किस किस को भेजा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महाराणा प्रताप का कमांडर कौन था, कमांडर ऑफ मेवाड़। इस बात से बड़ा अचंभा होता है कि लड़ रहा था मुगलों के साथ, ठीक है। और सारे के सारे कौन थे, लगभग मुगल ही थे। ये दो मान सिंह और जगन्नाथ कछवा जो है वो दो राजपूत किंग्स थे। लेकिन जो वास्तव में प्रताप का कमांडर है वो कौन है, वो है हाकिम खां सूर। कौन है, हाकिम खां सूर। हु वाज द कमांडर ऑफ मेवाड़ आर्मी और हु वाज द कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप। हिज नेम वाज हाकिम खान सूर। पठान था हाकिम खान सूर। और इसका जो टॉम्ब है, इसका जो मकबरा है, वो कहां पर बना हुआ है, ये लड़ाई जहां पर होती है वहीं पे इसका मकबरा बना हुआ है। जगह का नाम है खमनोर। तो इसकी टॉम्ब बनी कहां, खमनोर। ये होता है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि इसकी जो पहली स्टेज थी ना वो महाराणा प्रताप जीत लेता है। उनको बनास नदी तक धकेलते हुए लेके चली जाती है महाराणा प्रताप की सेना, इसलिए ऐसा माना जाता है। फर्स्ट स्टेज वाज वन बाई महाराणा प्रताप या मेवाड़ आर्मी, कुछ भी कह लो आप। पहली स्टेज जो है वो महाराणा प्रताप इस युद्ध की जीत जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि मुगल आर्मी वाज रिपेल्ड बैक
और रैन कह सकते हो, भाग गई थी। आप ये भी कह सकते हो मुगल आर्मी रैन बैक टू बैंक्स ऑफ बनास। और ये कितना था हल्दी घाटी से? 10 से 12, 10 to 12 माइल्स कि जो मुगल आर्मी रैन बैक टू बैंक्स ऑफ बनास, बनास नदी के किनारे तक मुगल सेना को कहते हैं ये वापस ले गए थे। 10 से 12 मील तक भागी थी सेना और महाराणा प्रताप की सेना थी पीछे पीछे। तो पहली स्टेज महाराणा प्रताप जीत गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? ऐसा कहते हैं कि ये हार गए थे। भाई हिस्ट्री में तो यही लिखा हुआ है ये हार गए थे। रियलिटी तो जो है वो या तो महाराणा प्रताप जाने या अकबर जाने, या पता होगी मान सिंह को, इसने किसी को बताया नहीं। तो पर बुक्स ये कहती है कि हल्दी घाटी जो है वो महाराणा प्रताप हार गए थे। तो जब पहला स्टेज जीत जाते हैं उसके बाद में अगर आदमी हारता है तो उसका रीजन क्या रहता है? कोई ना कोई स्पेशल रीजन तो रहा होगा। लेट्स टॉक अबाउट द रीजन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।